एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। और अपनी 2020 सीरीज ऑफ एमसीक्यूज में आज हम डिस्कस करेंगे अगले 20 एमसीक्यूज को, वो सारे क्वेश्चंस जो ऑलरेडी किसी ना किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं एंड सारे क्वेश्चन उनके डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ हम डिस्कस करेंगे। बात करें अपने सबसे पहले क्वेश्चन की, दैट इज एनी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दैट रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द मूवमेंट इज। तो यहाँ पर एक चीज लिखा है कि रिमेन्स कांस्टेंट, और कांस्टेंट जो है वो क्या चीज कांस्टेंट रह रही है, वो है आपका रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस यानी वेट। जब भी आपका वेट जो है वो कांस्टेंट रहता है तो हम उस चीज को कहते हैं आइसोटोनिक। तो यहाँ जो आंसर है वो हो जाएगा आपका आइसोटोनिक रेजिस्टेंस। हम ये कल भी डिस्कस कर चुके हैं कि आइसो का मतलब जो है वो सेम होता है, टोनिक का मतलब जो है वो वेट होता है। वैसे यहाँ पर जो है आइसोमेट्रिक में होता है, आइसोटोनिक में होता है, आइसोकाइनेटिक में होता है। तो जब भी आपका वेट कांस्टेंट की बात आएगी तो वो होगा आपका आइसोटोनिक। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्निकोमीटर इज यूटिलाइज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स। तो सबसे पहले बात करें कि स्निकोमीटर होता क्या है, जिसे स्निको के नाम से भी जाना जाता है। ये जो है एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि क्रिकेट में यूज होता है। जब आप टीवी में देखते होंगे एलबीडब्ल्यू इस तरह के थर्ड अंपायर के पास जब डिसीजन जाता है तो आपने एक इस तरह का कोई ग्राफ देखा होगा। ये ग्राफ जो है वो स्निकोमीटर से आता है। स्निकोमीटर जो है वो करता क्या है कि जो भी स्टंप के पास माइक लगा होता है वहां से जो है वो ऑस्किलोस्कोप के पास जो है वो साउंड वेव्स भेजता है। साउंड वेव्स जो है वो करती क्या है, वो साउंड वेव से ही ये पता लगाया जाता है कि जो बॉल है उसका फ्रिक्शन हुआ है कि नहीं, या फिर वो जो बैट से लग के गई है या नहीं गई है। तो इस चीज के लिए जो है स्निकोमीटर इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है। बट अगर अभी हम न्यू टेक्नोलॉजी की बात करें, अब डीआरएस चलने लगा है जिसे हम डिसीजन रिव्यू सिस्टम कहते हैं, वहां पे हॉटस्पॉट का यूज होता है। हॉटस्पॉट में हम यूज करते हैं इंफ्रारेड रेज को। इंफ्रारेड रेज जो है उनकी हेल्प से जो है अब ये पता लगाया जाता है कि जो बॉल है वो टच करके गई है या नहीं गई है। तो पहले जो है स्निकोमीटर का यूज किया जाता था एंड स्निकोमीटर इज रिलेटेड टू क्रिकेट। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे ब्लैंक हेल्प पे लिखा है has to do with the consistency or reproducibility or an examinee's performance in the test। तो एक वर्ड है यहाँ पे कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी वर्ड जो है ये वर्ड अपने आप ही जो है वो आंसर बता देता है। कंसिस्टेंसी वर्ड जब भी किसी टेस्ट के लिए यूज होता है तो वहां हमेशा आंसर जो है वो रिलायबिलिटी ही होगा। क्योंकि रिलायबिलिटी का मतलब क्या, अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो अगर किसी भी टेस्ट को आप सेम टेस्टर, सेम सब्जेक्ट, सेम इक्विपमेंट, सेम कंडीशंस में कराते हैं और आपकी जो रीडिंग्स हैं या जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो ऑलमोस्ट सेम आती हैं, तो उसको हम कहते हैं रिलायबिलिटी। यानी दिस इज द कंसिस्टेंसी ऑफ द ऑब्जर्वेशन। दैट्स व्हाई ये जब भी कंसिस्टेंसी वर्ड आपको मिलेगा तो आप उसका आंसर रिलायबिलिटी लगा सकते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंटेंस स्ट्रेचिंग मेथड यूजेस बाउंसिंग मूवमेंट टू पुश योर बॉडी बियॉन्ड इट्स नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन। तो यहाँ पर लिखा है इंटेंस स्ट्रेचिंग, और यहाँ जितने भी ऑप्शंस दिए हैं दे ऑल आर द टाइप्स ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। तो जब भी हम टाइप्स ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी की बात करते हैं तो वहां पे बहुत सारे आपको आंसर्स मिलते हैं, जैसे स्लो मेथड यूज करते हैं, बैलिस्टिक मेथड यूज करते हैं, फिर स्लो स्ट्रेचिंग एंड होल्ड मेथड। ये सब जो है फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए किए जाते हैं। बट किस मेथड में जो है आप बाउंसिंग मूवमेंट का यूज करते हैं, यानी ऐसे मूवमेंट जिसमें आप अपनी बॉडी को एक्स्ट्रा स्ट्रेच करते हैं या फिर रैपिड स्ट्रेचिंग देते हैं, दैट इज बैलिस्टिक मेथड। एंड जो भी बैलिस्टिक मूवमेंट्स होते हैं वो वार्म अप स्ट्रेच मेथड होते हैं। अगर इसके एग्जांपल की बात करें तो यहाँ स्टैंडिंग लंज, स्टैंडिंग टो टच, ये सब जो है बैलिस्टिक मेथड के एग्जांपल्स हैं। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्पो मेटाकार्पल ज्वाइंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो एक यहाँ जो वर्ड लिखा है कार्पो मेटाकार्पल, तो कार्पो जो है वो है कार्पल एंड मेटाकार्पल। तो जो कार्पल और मेटाकार्पल के बीच में जो ज्वाइंट होता है उसका यहाँ पर हमें आंसर देखना है। तो कार्पल आपका होता कहाँ है, दैट इज योर रिस्ट बोन, जो आपके रिस्ट में होती है उसे हम कार्पल कहते हैं। एंड जो मेटाकार्पल है वो होती है आपके पाम में। यानी जो रिस्ट और पाम के बीच में जो बोन है या फिर जो ज्वाइंट है वो हमें इसमें पता करना है, तो वो कौन सा ज्वाइंट है। तो उसका जो आंसर है वो है सैडल ज्वाइंट। क्योंकि यहाँ जितने भी ऑप्शन है उसमें जो ये सैडल ज्वाइंट है जो कि आपके थंब में पाया जाता है, उस ज्वाइंट को हम कार्पो मेटाकार्पल ज्वाइंट कहते हैं। उसके बाद यहाँ बाकी ज्वाइंट्स की बात करें तो जो कॉन्डिलॉइड ज्वाइंट है जिसे हम इलिप्सॉइड ज्वाइंट के नाम से भी जानते हैं, ये क्या करता है, ये फॉरवर्ड, बैकवर्ड और साइडवर्ड मूवमेंट प्रोवाइड करता है।
ग्लाइडिंग जॉइंट जो है उनको हम प्लेन जॉइंट भी कहते हैं। वो वहां पे पाए जाते हैं जहां पर दो बोन एक दूसरे के ऊपर ग्लाइड होती हैं। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की बात करें तो ये आपके शोल्डर जॉइंट में पाया जाता है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर अ फ्रैक्चर ब्लैंक कैन रीस्टोर द पोजीशन ऑफ अ बोन ड्यूरिंग द अर्ली स्टेज ऑफ हीलिंग और टेम्पररली ईज द पेन। तो यहाँ फ्रैक्चर के बाद कौन सी पोजीशन जो है वो बोन के अर्ली स्टेज ऑफ हीलिंग यानी आपके फ्रैक्चर के तुरंत बाद या फिर जैसे आपको ट्रीटमेंट दिया जाता है या फिर टेम्परेरी जो है आपके पेन को ठीक करने के लिए कौन सा यहाँ पे मेथड या फिर कौन सी पोजीशन यूज की जाती है। तो अगर हम इन तीनों वर्ड्स को देखें, तीनों वर्ड जो है पैट्रिसेज, एफिलरेज एंड टेम्पोर्टमेंट, ये तीनों के तीनों वर्ड जो है ये आपके मसाज से आते हैं। यानी यहाँ जो आंसर है वो है ट्रैक्शन। ट्रैक्शन का मतलब क्या है, आपने देखा होगा जब किसी के ऐसे फ्रैक्चर हो जाता है तो उसके पैर के से कोई रस्सी बांध के जो है या फिर कोई पुली या कोई वेट टांग दिया जाता है, उसको हम कहते हैं ट्रैक्शन। और इन तीनों वर्ड्स की बात करें तो पैट्रिसेज क्या होता है, पैट्रिसेज जो है उसका मतलब होता है नीडिंग, ये जो एक मसाज टेक्निक है। एफिलरेज जो है वो स्ट्रोकिंग होता है। एंड टेम्पोर्टमेंट में क्या होता है कि जब भी आप रैपिड और रिदमिक स्ट्राइकिंग करते हैं स्किन के ऊपर या मसल के ऊपर, दैट इज नोन एज टेम्पोर्टमेंट। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑटोजेनिक ट्रेनिंग इज अ टेक्निक ऑफ। तो एक ये जो वर्ड है थोड़ा नया वर्ड है, ऑटोजेनिक ट्रेनिंग। तो ऑटोजेनिक ट्रेनिंग होती क्या है, ये ट्रेनिंग जो है इसे हम कहते हैं सेल्फ हिप्नोसिस, यानी खुद को हिप्नोटाइज करने की एक ट्रेनिंग होती है। ये ट्रेनिंग जो है ये 1932 में एक जर्मन साइकेट्रिस्ट थे, उन्होंने इसे इन्वेंट किया था। साइकेट्रिस्ट थे, उनका नाम था डॉक्टर स्कुल्स। तो डॉक्टर स्कुल्स ने जो है एक इस तरह की टेक्निक जो है उसको इन्वेंट किया था। उनका मानना था कि ऑटोजेनिक ट्रेनिंग करने से बॉडी में रिलैक्सेशन प्रोवाइड करता है, या फिर जो भी स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं जो कि बहुत ज्यादा थक जाते हैं तो उनकी बॉडी को फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल रिलैक्सेशन प्रोवाइड करने के लिए इस ट्रेनिंग को इन्वेंट किया था, विच इज इन्वेंटेड इन 1932 बाय डॉक्टर स्कल्स। सो द आंसर विल बी टू ब्रिंग अबाउट रिलैक्सेशन इन बॉडी। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैंक ब्रांच ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स दैट कंसर्न्स द इफेक्ट ऑफ फोर्स। तो यहाँ जैसे आप ये वर्ड पढ़ते हैं इफेक्ट ऑफ फोर्स एंड टॉर्क, तो आंसर अपने आप हो जाता है काइनेटिक्स। जब भी इफेक्ट ऑफ फोर्स की बात होती है तो हमेशा काइनेटिक्स आता है। एंड जब भी बात होती है मोशन की जहाँ पे आपका वेलोसिटी एक्सीलरेशन आता है तो तब आता है आपका काइनेमेटिक्स। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन अ पर्सन परफॉर्म्स अ समरसॉल्ट। समरसॉल्ट जो एक तरह की एक्टिविटी है, दे रोटेट अराउंड। अब ये रोटेट अराउंड में जो भी ऑप्शन है ये आपके प्लेन और एक्सिस वाले से आते हैं जो कि आपके बायोमैकेनिक्स वाले चैप्टर से हैं। तो रोटेट अराउंड, तो रोटेशन जो है वो हमेशा एक्सिस के अराउंड होता है, प्लेन के अराउंड नहीं। तो जो भी आपका आंसर होगा वो एक्सिस होगा, प्लेन तो नहीं होगा। और ये बात कर रहा है समरसॉल्ट की, तो समरसॉल्ट में जो आपकी बॉडी है उसमें जो है मूवमेंट फॉरवर्ड मूवमेंट होता है। सो द आंसर विल बी फ्रंटल एक्सिस। क्योंकि फ्रंटल एक्सिस होती क्या है, फ्रंटल एक्सिस वो एक्सिस है जो आपके लेफ्ट से राइट में जाती है। अगर हम एक्सिस की डेफिनेशन की बात करें तो अ इमेजिनरी लाइन व्हिच पासेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इज कॉल्ड फ्रंटल एक्सिस। जो वर्टिकल एक्सिस है दैट इज फ्रॉम अप टू डाउन, उसको एक ऐसी इमेजिनरी लाइन जो आपकी बॉडी के ऊपर से नीचे तक जाती है उसे हम कहते हैं वर्टिकल एक्सिस। एंड यहाँ पर फिर ट्रांसवर्स प्लेन और सैजिटल प्लेन भी लिखे हुए हैं। तीसरी एक्सिस जो है वो आपकी होती है सैजिटल एक्सिस। सैजिटल एक्सिस जो है वो जाती है आपके एंटीरियर टू पोस्टीरियर, यानी आपकी बॉडी के जो है फ्रंट से बैक जाती है जो लाइन, उसे बोलते हैं सैजिटल एक्सिस। जब भी आप एग्जाम देने जाएंगे, स्पेशली पीजीटी का कोई भी एग्जाम, तो वहां पर आपको एक्सिस और प्लेन पे बेस्ड क्वेश्चन मिल जाता है। और इसमें यूजुअली लोग गलत करते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ कंफ्यूजन। बहुत बार पढ़ते हैं स्टिल कंफ्यूज हो जाते हैं कि सैजिटल एक्सिस क्या है, फ्रंटल एक्सिस क्या है, और उनका आंसर जो है वो गलत हो जाता है। इसलिए इस चीज को जो है कहीं भी लिख के रख ले बहुत अच्छे से, या फिर लिख के पेस्ट कर ले, सो दैट आपके ये क्वेश्चंस तो गलत ना हो। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ स्पिनिंग बॉल। यहाँ जो बॉल है वो स्पिनिंग बॉल एज इट मूव्स थ्रू द एयर इज कॉल्ड। तो स्पिनिंग बॉल के साथ जो फोर्स होती है वो होती है मैग्नस फोर्स। अब मैग्नस फोर्स काम कैसे करती है, जैसे अगर मान लीजिए आप एक क्रिकेट की बात करें तो जो उसकी बॉल है अगर वो इस तरह से बॉल फेंकता है तो आफ्टर स्ट्राइकिंग
वो सेम पाथ में नहीं जाती है, बल्कि उसका पाथ जो है वो डेविएट हो जाता है। पाथ डेविएट होता है उस बॉल के स्पिन होने की वजह से, एंड जो बॉल स्पिन कर रही है उसमें मैग्नस फोर्स होता है। मैग्नस फोर्स जो है वो क्या करता है, वो प्रेशर चेंज करता है बॉल का इस तरह, ताकि उसका जो मूवमेंट है वो उसके पास से इधर उधर हो जाए जिधर आप चाहते हैं। जैसे अगर हम उसके और एग्जांपल की बात करें तो बास्केटबॉल में जब भी आप शूट करते हैं तो हमेशा आप बॉल को बैकवर्ड स्पिन करते हैं। बैकवर्ड स्पिन करने से क्या होता है कि जो बॉल है वो हाइट अचीव करती है। फिर अगर हम बात करें वॉलीबॉल की, तो वॉलीबॉल में आप बॉल को हमेशा टॉप स्पिन करते हैं। तो जब भी हम स्पोर्ट्स की बात करते हैं तो वहां पर स्पिन करने की भी अपनी एक वैल्यू है, या फिर उसका भी एक इम्पोर्टेंस है। जब भी हम स्पिनिंग की बात करते हैं कि जो स्पिन है उसमें डायरेक्शन चेंज क्यों होता है, तो स्पिनिंग बॉल में डायरेक्शन चेंज होने का जो कॉज है दैट इज मैग्नस फोर्स। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैंक इज अ पेनफुल कंडीशन दैट अफेक्ट्स द स्मॉल fluid filled sacs that cushions the bone, tendon and muscle near your joint। तो यहाँ पर एक कंडीशन दी है, यानी आपके जो जॉइंट्स होते हैं वहां पर इस तरह का पेन होता है, यानी आपके जॉइंट्स में जो भी फ्लूइड फिल्ड सैक्स होते हैं, यानी जो आपकी बोन को कुशन प्रोवाइड करने का काम करते हैं, अगर उसमें किसी भी तरह का टियर एंड वियर हो जाता है तो वहां पर आपकी स्वेलिंग हो जाती है, रेडनेस हो जाती है, या फिर वहां पे दबाने से, पैल्पेट करने से आपको पेन होता है, और इस कंडीशन को बर्साइटिस कहा जाता है। बाकी की बात करें जो, तो आर्थराइटिस क्या होता है, इसे नॉर्मली जॉइंट पेन के नाम से जाना जाता है। फिर बात करें स्क्लेरोसिस क्या होता है, तो स्क्लेरोसिस जो है ये एक ब्रेन की डिजीज है। होता क्या है कि जो भी आपके ब्रेन के मैसेज हैं वो आपकी बॉडी तक नहीं पहुंचते, तो उसके कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम हो जाती है। तो स्क्लेरोसिस इज अ डिजीज। उसके बाद बात करें कि सोरियासिस क्या होता है, तो ये एक तरह का स्किन डिजीज होती है। फिर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द ऑब्टेन सैंपल इज कॉल्ड। तो ये जो क्वेश्चन है ये पीजीटी लेवल का है, टीजीटी लेवल का नहीं है, क्योंकि ये रिसर्च से आता है क्वेश्चन, रिसर्च और स्टार्ट से। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ऑब्टेन सैंपल इज कॉल्ड, यानी अगर आपने एक सैंपल लिया है तो उस सैंपल में जितने भी एलिमेंट्स हैं उसे क्या कहा जाता है, तो उसे सैंपल साइज कहते हैं। सपोज अगर आपने किसी पॉपुलेशन से 50 लोग लिए हैं तो 50 इज योर सैंपल साइज। बाकी इसमें बहुत सारे टर्म्स लिखे हैं। अगर हम सैंपलिंग फ्रेम की बात करें कि सैंपलिंग फ्रेम होता क्या है, तो सैंपलिंग फ्रेम क्या होता है कि आपने पॉपुलेशन से जितने भी लिस्ट ऑफ आइटम्स जो हैं उनको हम बोलते हैं सैंपलिंग फ्रेम। जैसे मान लीजिए कि आपने एक पॉपुलेशन ली पीपल ऑफ कानपुर, तो अगर आप उन सब के नाम की बात करें, उन सब के नेम अगर आपके पास हैं, तो वो हो गया आपका सैंपलिंग फ्रेम। फिर बात करें सैंपल डिजाइन की, तो सैंपल डिजाइन क्या होता है, एक पॉपुलेशन से सैंपल ऑब्टेन करने का जो पूरा प्रोसेस और प्लान होता है उसे हम कहते हैं सैंपल डिजाइन। सैंपलिंग यूनिट क्या होता है, सैंपलिंग यूनिट जो है वो एक एलिमेंट भी हो सकता है और एक पूरा का पूरा क्लस्टर भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि आपने किसे यूनिट माना है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन स्टैटिस्टिक्स ब्लैंक इज अ टाइप ऑफ डेटा दैट इज यूज्ड टू लेबल, एक वर्ड है यहाँ पे लेबल जो कि इसका कीवर्ड है, लेबल वेरिएबल्स विदाउट प्रोवाइडिंग एनी क्वांटिटेटिव वैल्यू। तो जिसमें किसी भी तरह की कोई क्वांटिटेटिव वैल्यू नहीं होती है। जो आपके डेटा है वो 4 तरह के होते हैं, ऑर्डिनल, रेशियो, इंटरवल, नॉमिनल। अगर आप किसी पीएचडी एंट्रेंस के लिए जा रहे हैं, किसी नेट के पेपर के लिए जा रहे हैं, तो आपको फर्स्ट और सेकंड दोनों ही पार्ट में जो है क्वेश्चन या फिर उसके सिलेबस का हिस्सा है कि डेटा जो है वो कितने तरह का होता है, उस पे बेस्ड एक ना एक क्वेश्चन आपको जो है वो मिल जाता है। तो यहाँ 4 चीजें लिखी है, लेकिन सबसे पहले अगर हम इसके आंसर की बात कर लें तो जब भी ये लेबल वर्ड आता है तो हमेशा आंसर होता है नॉमिनल डेटा। अब हम बात करते हैं कि चारों डेटा में डिफरेंस क्या होता है या फिर होते क्या है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि ऑर्डिनल डेटा क्या होता है, तो अगर आपको जो डेटा है वो रैंक या ऑर्डर में है तो उसे हम ऑर्डिनल डेटा कहते हैं। जैसे अगर हम क्लास में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड रैंक की बात करें तो वो ऑर्डिनल डेटा होता है। लिकर्ट स्केल की बात करें, लिकर्ट स्केल का मतलब जब आप क्वेश्चनर बनाते हैं तो वहां पर ऑप्शन होता है जैसे हाईली एग्री या फिर डिसएग्री, हाईली सेटिस्फाइड, नॉट सेटिस्फाइड, एवरेज। तो ये सब जो है लिकर्ट स्केल में आता है, दैट ऑल कम्स अंडर ऑर्डिनल डेटा। रेशियो डेटा की बात करें तो रेशियो में क्या होता है, यहाँ पे एब्सोल्यूट जीरो होता है। एब्सोल्यूट जीरो होता है मतलब यहाँ पर जो है नेचुरल जीरो आपको मिलता है, जैसे फॉर एग्जांपल हाइट, वेट, तो यहाँ पर जीरो जो है वो होता है। इंटरवल डेटा की बात करें तो इंटरवल डेटा में जो है वो कोई एब्सोल्यूट जीरो नहीं होता है। जैसे हम डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की बात करें तो वहां कोई भी जीरो नहीं मिलता है आपको इंटरवल डेटा में।
नॉमिनल डेटा की बात करें तो नॉमिनल डेटा का कोई स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बात करें जेंडर की, तो या तो मेल होगा या तो फीमेल होगा, उसका कोई ऑर्डर नहीं है, वो क्वांटिटेटिव नहीं है, वो क्वालिटेटिव डेटा होता है। जैसे अगर हम बात करें हेयर कलर की, तो किसी का हेयर कलर या तो ब्राउन होगा, ब्लैक, तो ये जो है 4 तरह के डेटा है जिसपे बेस्ड क्वेश्चन आपको बहुत ही बार मिल जाता है जब भी आप नेट या फिर किसी भी पीजीटी लेवल के एग्जाम के लिए जाते हैं। फिर हम बात करें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि लिखा है स्टिम्प मीटर। स्टिम्प मीटर जो है वो क्या है? ये भी एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है जो कि यूज किया जाता है गोल्फ में। स्टिम्प मीटर होता है क्या है, जो आपको दिख रहा होगा डायग्राम में, इस तरह की एक स्टिक होती है। इस स्टिक में करते क्या है कि वो पता करते हैं कि उस पर्टिकुलर ग्राउंड पे आपकी बॉल जो है उसकी कितनी वेलोसिटी होगी। उसमें यहाँ पर वो बॉल रखते हैं, फिर उसको छोड़ देते हैं एंड वो पता करते हैं फीट में कि वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है वो बॉल। एंड ये जो है इससे वो अंदाजा लगाते हैं कि किस ग्राउंड पे जो बॉल है वो कितना दूर जाएगी। एंड दिस इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड स्टिम्प मीटर, जो कि गोल्फ में यूज होता है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज स्टैंडर्ड विड्थ ऑफ ट्रैक मार्किंग। तो यहाँ पर हो सकता है गलती से आंसर आपको 1.22 मीटर मिल जाता है, तो बहुत सारे लोग यही आंसर लगा के आ जाते। बट क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो स्टैंडर्ड विड्थ ऑफ ट्रैक मार्किंग लिखा है, यानी जो ट्रैक है ये ट्रैक की मार्किंग है, और ये जो व्हाइट लाइन है इसकी स्टैंडर्ड विड्थ जो है वो 5 सेंटीमीटर होती है। अगर मीटर्स में देखा जाए तो दिस इज 0.05 मीटर। इसमें 0.05 सेंटीमीटर अगर आप लगा के आएंगे तो वो भी आपका गलत आंसर होगा। तो जब भी आप इस तरह के आंसर लगा रहे हो तो उसकी यूनिट को थोड़ा सा ध्यान से देखें। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग जॉइंट इन द ह्यूमन बॉडी हैज बॉल एंड सॉकेट टाइप जॉइंट, जो कि बहुत ही इजी क्वेश्चन है। बॉल एंड सॉकेट जो इसमें से आपका एक ही आंसर है, दैट इज शोल्डर। आपके नी में जो जॉइंट पाया जाता है दैट इज हिंज जॉइंट। एल्बो में जो जॉइंट पाया जाता है वो भी हिंज। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विद विच स्पोर्ट इज अ शॉट क्लॉक यूजुअली एसोसिएटेड विद। तो शॉट क्लॉक होता है क्या? यहाँ पर बास्केटबॉल में शॉट क्लॉक का यूज होता है। उसमें होता ये है कि जब यहाँ से टीम जो है वो बॉल लेके जाती है तो उसको 24 सेकेंड के अंदर शूट अटेम्प्ट करना होता है, दैट्स व्हाई द क्लॉक इज यूज्ड व्हिच इज नोन एज शॉट क्लॉक, जो कि बास्केटबॉल में यूज होती है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द अनदर नेम ऑफ शटल कॉक यूज्ड इन बैडमिंटन इज। तो बैडमिंटन में जो शटल कॉक यूज होती है उसको पहले बर्डी भी कहा जाता था, जिसे अभी नॉर्मल भाषा में लोग चिड़िया कहते हैं। तो दिस वाज द नेम ऑफ शटल कॉक। अगर हम इसकी बात करें कि जो चिड़िया है इसमें कितने फेदर होते हैं, तो इसमें 16 फेदर्स होते हैं। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है एंड यूपी टीजीटी में इसका जो है वेट पूछा गया था, जो कि है 4.75 से 5.5 ग्राम। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ओबेसिटी कैन बी कॉज ऑफ ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो ये क्वेश्चन जो है यूपी टीजीटी में इसी बार पूछा गया था एंड मैंने गलत किया था, सो ये आंसर मुझे बहुत अच्छे से याद है कि इसका आंसर जो है वो होगा कैंसर। कैंसर जो है वो ओबेसिटी की वजह से नहीं होता है। फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लास्ट क्वेश्चन है, दिस इज ब्लैंक is a postural deformity in which the legs are bent inward and knees strike each other। मतलब ये दोनों मिलके बन जाते हैं हमारा नॉक नी। बट क्या है कि आंसर में नॉक नी लिखा नहीं है और उसका एक ऊटपटांग नाम लिखा है, दैट इज गेनु वेलगम। तो जो गेनु वेलगम है दैट इज फॉर नॉक नी एंड जो गेनु वेरम है दैट इज फॉर बोलेग। ये जो वर्ड्स हैं ये भी कई बार एग्जाम में आ जाते हैं, सो हमें नॉक नी और बोलेग के साथ इन वर्ड्स को भी याद रखना है। बाकी जो है लॉर्डोसिस, स्कोलियोसिस, काइफोसिस, तीनों के तीन जो हैं ये स्पाइन के डिफॉर्मिटीज हैं। लॉर्डोसिस में क्या होता है, लॉर्डोसिस में जो है वो लंबर रीजन जो है वो आगे की तरफ निकल जाता है, दिस इज कॉल्ड लॉर्डोसिस। स्कोलियोसिस जो है उसमें लेटरल इन्वर्जन होता है, यानी आपका जो कंधा है वो एक साइड को झुक जाता है, दैट इज कॉल्ड स्कोलियोसिस। आपकी स्पाइन एक साइड को शिफ्ट हो जाती है। एंड काइफोसिस जिसे कुबड़ के नाम से या फिर हंच बैक के नाम से जाना जाता है, इसमें आपका जो थोरेकिक कर्व है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो दीज आर द 20 क्वेश्चंस। आई होप ये चीजें आपके लिए हेल्पफुल हो। यूपी टीजीटी का नोटिफिकेशन जो है वो ऑलरेडी आ चुका है, so we are going to discuss more questions about UP TGT। तो आज के लिए इतना ही। If you like this video, share it, and for such more content, stay tuned and stay subscribing।